नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव को 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से मंथन शुरू कर दिया है। यूपी की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है कि यहां धर्म जाति पर खास फोकस किया जाता है। समय के साथ ये बात लगातार मजबूत होती जा रही है। इसका नजारा वाराणसी में भी देखने को मिला, जब संत रविदास की जयंती पर नेताओं का हुजूम लग गया। लेकिन नेताओं की इस चहलकदमी से भले ही दलित वोटर्स खुश हो या नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि राजनीतिक दलों ने ये मान लिया है कि दलित वोटर्स की ही नहीं, उनकी नैया पार लगा सकते हैं। इस पर पहले ये रिपोर्ट देखिए और समझिए क्या है पूरा मांशा। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव हैं और सभी राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से मंथन में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दल कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। वैसे तो सालों से दलित वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए अंबेडकर का नाम लिया जाता रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसमें एक नाम और जुड़ गया है। संत रविदास दलितों के एक लौते भगवान हैं। जहां भी दलितों के मंदिर होंगे, वहां भगवान के तौर पर संत रविदास की ही मूर्ति स्थापित मिलेगी। वाराणसी के उनके मंदिर में नेताओं की भीड़ लगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से लेकर प्रियंका गांधी ने मंदिर जाकर रविदास के दर्शन किए और फर्श पर बैठकर प्रसाद खाया। साथ ही अखिलेश यादव भी मंदिर पहुंचे। बता दें, चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की मुस्लिम और दलित वोटर्स पर नजर रहती है। संत रविदास की जयंती के मौके पर हर कोई दलित वोटर्स की ओर देख रहा है। बड़ी बात यह है कि क्या मायावती की इसी सुस्ती का फायदा उठाने के लिए बाकी पार्टियां बेताब हैं? अगर दलित समाज में बसपा की शून्यता बढ़ती जा रही है तो कोई ना कोई तो उसे भरेगा ही। ऐसे में बाकी पार्टियां अपने आप को दलित समाज के सामने विकल्प के तौर पर पेश कर रही हैं। यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने दूसरी पार्टियों के नेताओं के रविदास मंदिर जाने पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने तो हमेशा से ही दलित समाज के संतों की उपेक्षा की है, लेकिन अब राजनीतिक लाभ लेने के लिए नाटकबाजी कर रही हैं। खैर, बड़ी बात यह है कि इससे एक धार्मिक राजनीति का मोटिव भी पूरा होता है। इन दिनों की सियासत में राजनीति और धर्म एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। ऐसे में संत रविदास राजनीतिक दलों की इन दोनों जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। वे दलित समाज के करीब भी दिखाई पड़ रहे हैं और मंदिर के प्रांगण में भी। इसकी तस्वीर तब साफ हो जाती है जब पीएम मोदी मन की बात में संत रविदास का जिक्र करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन दलित समाज को साध पाता है, लेकिन जिस तरह से सभी राजनीतिक दल के नेताओं में दलित प्रेम दिखाई दे रहा है, वो उत्तर प्रदेश में धर्म, जाति और राजनीति की तस्वीर को साफ करता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो राजनीति में अब रविदास किसके होंगे? अब ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि रविदास के तो सभी हैं, लेकिन रविदास किसके होते हैं ये देखना होगा। और रविदास का तो बहाना है, कहीं दलित वोट बैंक निशाना तो नहीं? क्या भक्ति से मिलेगी जीत की शक्ति? ये भी एक बड़ा सवाल आज हम करेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद लोगों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पूजा पाठ से ही होगा बेड़ा पार। तो इसी के साथ प्राइम डिबेट का मैं आगाज करती हूं और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी से विनीत शुक्ला, साथ ही साथ सपा के विवेक पांडे जी और इसी के साथ आशीष कोटाडिया भी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं स्काइप से। तो सबसे पहला सवाल मैं आशीष जी आपसे करना चाहती हूँ, संत की भक्ति से सियासत की शक्ति पाना चाहते हैं क्या यूपी में? इसी चलते रविदास जी की याद आ गई है। देखिए, आपने संत रविदास जी की बात की और वीडियो में भी एक क्लिप बताई गई
कि बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव दलितों की उपेक्षा करती रही है। मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि स्वतंत्र भारत की 1951 की प्रथम कैबिनेट में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर को नेहरू जी ने कानून मंत्री बनाया था। संविधान बनाने का सारा दारोमदार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर पर था। क्या एक दलितों की उपेक्षा है? जहां तक बात है संत रविदास जी की, तो प्रत्येक राजनीतिक दल को और प्रत्येक निजी व्यक्ति को संत रविदास जी की उपासना करने का व उनके दर्शन करने का अधिकार प्राप्त है। हम कदापि दलगत राजनीति, जातिगत राजनीति या धर्म को केंद्र में रखने का कार्य हम नहीं करते। आप देखिए, यदि प्रियंका जी संत रविदास जी के दर्शन करती है तो दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में जो किसान महापंचायत आयोजित की गई थी उसमें प्रतिभागी हुई, तो मथुरा की किसान महापंचायत में भी प्रतिभागी हुई, तो फिर हाथरस के दलित परिवारों से भी मिली। जबकि मायावती जी बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता या भाजपा के नेता हाथरस के दलित परिवार को मिलने नहीं गए थे। तो ये जो जातिवाद का जो एजेंडा भाजपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जो चला रहे हैं वो अपने पास रखे। हमारी पार्टी तो सभी समुदायों को, देश के सभी वर्गों को और देश के सभी धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलने वाला राजनीतिक दल रहा है और हमारा इतिहास रहा है। और मैं आपको सुनिश्चितता के साथ कहता हूं कि 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव योगी जी की कुर्सी खाली होगी और प्रियंका जी 2022 में पूरी भारी बहुमति के साथ और प्रचंडता के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा। ठीक है विनीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले तो जिस तरह से आशीष जी ने जो बोला उसका भी जवाब चाहूंगी मैं आपसे कि इस बार 2022 में कुर्सी खाली कराने की पूरी तैयारी कर ली है उन्होंने। हालांकि मैं जानना ये भी चाहूंगी कि आपके मंत्री विनीत गिरी जी ने कहा है कि ये दर्शन नहीं, सियासी समीकरण हो रहा है एक तरह से। तो क्या लगता है कि आप करें तो ठीक है, अगर कोई अन्य पार्टी करती है तो वो सियासी का प्रदर्शन हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए जी, मैं ये कहना चाहूँगा जी, राजनीतिक दलों का जो ये टेम्पल रन है, लोगों ने कल एक नाम दिया टेम्पल रन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के लिए नाम क्यों दिया जाता है? मैंने किसी से ऐसे ही सवाल किया कि जब उत्तर प्रदेश की भूमि में प्रवेश करती हैं प्रियंका जी तो रुद्राक्ष का माला उनको पकड़ाया जाता है। जैसे ही उत्तर प्रदेश से साउथ की तरफ या कहीं अन्य राज्यों में जाती हैं तो क्रॉस का उनको दे दिया जाता है। कहीं पर उनको दूसरे समुदाय का जो है जाली टोपी मुस्लिम समुदाय की दे दी जाती है। तो अलग अलग ये जो बहुरूपीय टाइप में राजनीतिक दल हैं, ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को पहचानती है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गिद्ध हैं, मौके की तलाश में घूमते हैं, कहां पर क्या हमारा राजनीतिक उल्लू सीधा हो सकता है उसके हिसाब से ये लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी समरसता की बात करती है। अब महान संत रविदास की अगर बात करती है तो उनके पदचिन्हों पर चलने का काम भी करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा कुंभ, इतना विशाल कुंभ का आयोजन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ और उसमें जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन सफाई कर्मचारियों के पैर धुल करके एक संदेश देने का काम किया कि हम किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते हैं, और चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का लक्ष्य हो या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हो या मान्यवर काशीराम जी का हो, सभी का था कि जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को जब तक अगली धारा में, मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और वो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान का, और बिना भेदभाव के राजनीति में अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम सत्ता चलाने के लिए नहीं, सत्ता सुख के लिए नहीं, सेवा के लिए आते हैं, और वो सेवा कार्य हम कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। और आप सब ने देखा है, हम जिन गरीबों के आवास में इंदिरा जी गई, राजीव जी गए, और उसी झोपड़ी में प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, सारे लोग गए, और वो झोपड़ी जस की तस रही। उस झोपड़ी को पक्का करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2014 के बाद जिस तरीके से उनको पक्का घर और पक्की छत देने का काम हमारी सरकार ने किया है, ये अपने आप में सराहनीय कदम है। इसकी पूरी देश की जनता जानती है और अन्य लोग भी उसकी सराहना कर रहे हैं। आज विश्व पटल पर भारत का नाम उभर कर आता है, एक मजबूती के साथ, एक दमदार नेतृत्व के साथ।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास की योजनाएं अंतिम पंक्ति तक पहुंच रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी आप लगातार देखिए 20-20 घंटे काम करते हैं। यही उत्तर प्रदेश की क्या दुर्दशा थी 2017 से पहले, अराजकता गुंडाई का माहौल था, महिलाओं और बच्चियों के स्कूल नहीं जा पाती थी, ना ही निकल सकती थी, और क्या क्या होता था, बलात्कारियों को कहते थे बच्चों से गलती हो जाती थी। आज उन्हीं के पार्टी का प्रवक्ता अगर इस्तीफा देता है तो वो सिर्फ इसलिए कि महिला का उत्पीड़न और शोषण लगातार समाजवादी पार्टी में हो रहा है। क्या बात करेंगे ये लोग महिलाओं की और बच्चियों की। ठीक है विनीत जी। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले तो आप जवाब दीजिएगा आपको जो बोलना था, लेकिन उसके पहले सवाल मेरा ये है कि जब सब कुछ चुनाव के दौरान होता है तो कहीं ना कहीं आशंका पैदा हो ही जाती है कि क्या सब सियासत के लिए हो रहा है। देखिए, इस मंच को धन्यवाद देते हुए सबसे पहले मैं अपने मित्र को जो सुन रहा था, जो इनके वक्तव्य थे, ये सुनकर के आज जनता भी उत्तर प्रदेश की बहुत हंस रही होगी। हास्यपूर्ण वक्तव्य, इसको मैं इस तरीके से आपके सामने रखना चाहूंगा, इस प्रदेश के सामने। आपके प्रवक्ता नहीं, आपके प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया है, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा, आप ये बता दीजिए। आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा, पत्नी को जलील करने के लिए आपको पूरा मौका दिया जाएगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप जवाब देने की क्षमता रखिए। अनिल यादव ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया, आप इस पर जवाब दे दीजिए। जगत गुरुस्वामी हम कहियत कलयुग के कामी, ये लाइन संत रविदास की पूरी तरह से सार्थक होती है इनकी पार्टी के ऊपर और इनके आडंबरधारी योगी जी के ऊपर। अब इनका कहना है कि इस प्रदेश में सुशासन है, इस प्रदेश में राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, इस प्रदेश में सब कुछ राम राज्य के अनुसार है। मात्र 90,729 करोड़ 80 लाख रुपए का घाटा वित्तीय वर्ष का इन्होंने दिखाया है। ठीक, इतना मामूली घाटा। जनता की मांग जो सालों साल से आ रही थी 100 रुपए पेट्रोल की, वो इन्होंने कर दिया। एक बार पेट्रोल पंप पे जा करके जरा प्रचार तो करके देखिए, आपको जनता समझा देगी कि राम राज्य का स्वरूप क्या होता है। उसके बाद महंगाई पे आपके पास बात करने के लिए कोई, महंगाई पे आपके पास बात करने के लिए कोई विषय नहीं है। लोकसभा के ये उपचुनाव में भी आपको समझाया, नहीं तो सालों साल सत्ता से बाहर रहे, 22 में भी समाजवादी पार्टी के गुंडों की सरकार नहीं आने वाली है, आप बाहर थे। आप निश्चित जान लीजिए। सालों साल सत्ता से आप इसीलिए बाहर रहते हैं क्योंकि 5 साल में जो आप अपनी जमींदारी मानसिकता वाली जमींदारी प्रथा लागू करते हैं, उसके बाद जनता आपको कम से कम 15 साल उठा करके बाहर फेंकने का काम करती है। समाजवाद के सहारे चलने वाले लोग, भाजपा परिवार जो ढोंग, 28 जो भाजपा का ढोंग दिखा रहे हैं, 28 से 30 लोग केवल एक परिवार के लाल बत्ती लेके महोदय, सेंगर प्रकरण में क्या किया, हाथरस प्रकरण में क्या किया, आपका एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मेडिकल रिपोर्ट को मैनिपुलेट कर देते हैं, पीड़ित परिवार को अति पीड़ित कर देते हैं, जिस लोहिया पीड़ित परिवार को ही छावनी में बदल देते हैं, पीड़ित परिवार को मिलने नहीं देते हैं। लोहिया का समाजवाद कहाँ है ये बताइए। लोहिया जी का समाजवाद 700 फीट ऊंचा 7 मंजिल का 2014 में शिलान्यास हुआ, एशिया का सबसे बड़ा चंद्रोदय मंदिर जब हमने शुरू करवाया, उसकी आपको सरकार, आपकी सरकार ने उसका आते ही काम रुकवा दिया। हमने तो कभी धर्म को जोड़ने का प्रयास नहीं किया, हमने कभी धर्म को जोड़ने का प्रयास नहीं किया। आप किसानों की बात न करिए, 200 से ज्यादा किसान इस समय मर गए और आपके नेता मंत्री एसी में सुख भोगने का काम कर रहे हैं। बात करने का समय नहीं है, बात करने का समय नहीं है, लेकिन अंबानी के घर जाकर के बधाई देने के लिए बहुत समय है सबके पास। अंबानी इस देश के व्यापारी नहीं है क्या? अंबानी आपके यहाँ नहीं आते? किसान इस देश का नहीं है क्या? अंबानी किसान मर रहा है, किसान इस देश का नहीं है क्या? किसान इस देश का नहीं है? तब अंबानी से परहेज किसान को कभी खालिस्तानी, कभी आंदोलनजीवी ऐसे शब्दों से समझ रहे हैं। तब अनिल अंबानी के चरण धोकर मुलायम सिंह पीते थे आपकी, ये बताइए आप बस। अनिल अंबानी के चरण धोकर मुलायम सिंह पीते थे, तब अनिल अंबानी नहीं थे क्या? आपने देखा वो अंबानी नहीं थे क्या? आप चरण धोते हुए एक वीडियो दिखा दीजिए। बिल्कुल, आप चरण धोते अपने वाक्य पहले वापस लीजिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आप एक पार्टी के संस्थापक के बारे में ऐसे वक्तव्य नहीं रह सकते। मुलायम सिंह, अरे जो बलत्कारियों को बच्चों से गलती हो जाती है, बच्चों से गलती हो जाती है, ऐसे नेता को, ऐसे नेता को मैं नहीं मानता। लांछन लगाने वाला ऐसे नेता को मैं समाजवाद का नेता नहीं मानता। हमारी पार्टी के किसी संस्थापक के ऊपर बिल्कुल नहीं मानता। आपको भी सुनना पड़ेगा। ये वही भोगी सरकार है, ये वही भोगी सरकार है जिसके राज्य में गृह जनपद में बच्चे मर जाते हैं और कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर जो कि भ्रष्टाचार का खुलासा करता है। किसी की भावनाओं को आहत ना पहुंचाते हुए, ना किसी की पार्टी के प्रमुख लोगों पर किसी भी तरह की टिप्पणी ना करते हुए, इस देश के व्यापारियों को अपमानित करने का काम ये लोग करते हैं। उन्हीं व्यापारियों के सहारे
इन्हीं व्यापारियों के सहारे इस समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी ने नाच गाने में लुटा दिया उत्तर प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा। आप बताइए, उस पर जवाब देंगे? सफाई में नाच गाना कराते रहे और बाप बेटे बैठ करके नाच देखते रहे। गरीब किसानों का पैसा आप लोगों ने लुटा दिया। शब्दों की मर्यादा हम बनाए रखें, कृपया करके। विवेक जी प्लीज शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। देखिए विनीत जी, मेरा सिर्फ नहीं, ठीक कीर्ति जी, है, इन्होंने फिर कहा कि राजनीति, फिर पीड़िता को बहसबाजी। मार डाला। जिन बिल्कुल बलात्कारियों को बचाने के लिए मुलायम सिंह मंच पर होते थे, जब मुद्दा बलात्कारियों हमारा- को बचाने के बलात्कारियों को सिंगल प्रकरण रोकते में थे कि नहीं रोकते थे मुलायम सिंह? आप बताइए। एक IAS आज भी पदस्थ है, आज भी आपने उसको बिठा रखा है, जबकि CBI ने कहा था उन पर कार्रवाई करने। क्या आपकी हिम्मत हुई कार्रवाई करने की? उत्तर इतना जवाब दे प्रदेश में दीजिए 12 से 17 के बीच में पूरी समाजवादी सरकार इतना बता दीजिए आपने अतीक कार्रवाई अहमद की? जैसे माफिया के आपने चरणों में कार्रवाई पड़ी की? थी। बस इतना जवाब दे गायत्री दीजिए। प्रसाद प्रजापति जैसे बलात्कारी के चरणों में और घुटने टेक कर बैठी जैसे थी। बलात्कारी आजम खां जैसे भूमाफिया के चरणों में घुटने टेकती थी अखिलेश सरकार। जैसे बलात्कारियों को नहीं बचा रहे थे हम। अखिलेश सरकार हमने आजम कभी खां सरकारी जैसे संस्थाओं भूमाफिया के चरणों में कार्यप्रणाली घुटने बाधा टेकती पैदा थी। करने का प्रयास नहीं किया। क्या बात करेंगे आप लोग? आप बात किस समाजवाद की दुहाई देंगे? पेट्रोल पार हो गया, जवाब देते तो समाजवादी पार्टी किस बात की दुहाई देगी? सड़क पे जाके जनता को पहले देखिए, उसके बाद बात करिएगा। जनता को हम देख रहे हैं, जनता देखेंगे। गुंडों को भी देख रही है जो लाल टोपी लगा करके शहर में देश अराजकता और गुंडाई करते हैं। डिबेट को बढ़ा लूं मैं। और दलितों की बात करेंगे। दलितों के लिए करेंगे, धर्म पे बात करके पूरे देश को मायावती जी संत के रविदास जी सरकार की बात हो रही है और हमें- आप लोग एक दूसरे को सुनने को नहीं तैयार है। खाने के लिए मैं- तैयार आप शादी से उनकी उनके पूजा सबको- करने जाते हैं मंदिरों में, आप उनकी बात तक नहीं मान रहे। जी उनके कर कमलों पे चलेंगे कैसे आप लोग? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मैं किसी कीर्ति भी जी पार्टी कह के रहा हूं। संस्थापक के ऊपर अगर देखिए, कोई संत व्यक्तिगत रविदास आघात जी- बिल्कुल होगा, मैंने विवेक तो जी जवाब बोला ना, मिलेगा। मैंने बोला ना, संत- ठीक है, संत लेकिन एक रविदास दूसरे जी ने- की बातों को सुनने का मादा तो रखे हम। हो इनके पास तो सुन ले। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूं कीर्ति जी फिर बोले, देखिए हम तो बोलेंगे, हम तो जवाब संत रविदास जी ने कहा मन निर्मल होना चाहिए। वो तो दिख बिल्कुल, रहा है। मन और- निर्मल और है, समाजवादियों का एक मन दूसरे निर्मल की है। बात वो तो को दिख रहा है। समझने की सिर्फ- शक्ति सिर्फ डोंगी और की पार्टी वोट। इस समय जुमलेबाजी से केवल इतनी और नौकरियां, अपराधी और बेरोजगारों को आतंकवादियों लाठियां दी जा रही के है, मुकदमे वापस लेने वाले। बेरोजगारियों को लाठियां दी जा रही है। अरे मुकदमे हेलीकॉप्टर वापस, से- केशव प्रसाद हेलीकॉप्टर मौर्य के से- ऊपर मुकदमे वापस किए। हेलीकॉप्टर से रविदास के योगी जी को विचारों पकड़ के को आप लाते। लोग योगी जी पे खुद आत्मसात FIR करेंगे। थी। ठीक है विवेक जी, अपराधी और आतंकवादी अपराधी रविदास जी गठबंधन के का गठन किया हुआ है। समाजवादी पार्टी के गुंडों को सबक लगातार प्रशासन ठीक सिखा है, रहा ठीक है। है और अपराधी आगे की भी परिभाषा जनता भी सुनेंगे आप। सिखाएगी। अपराधी आगे की जनता भी परिभाषा बताओ सिखाएगी। आप। रविदास जी आगे के जनता भी विचारों का सिखाएगी। परिभाषा आत्मसात सुनेंगे। आप लोग आगे कब जनता भी करेंगे? सिखाएगी। योगी जी ने बहस मुकदमे अपने ऊपर करने- वापस लिए हैं, मुख्यमंत्री आपके उप मुख्यमंत्री के ऊपर विवेक मुकदमे जी, वापस हुए प्लीज, हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, अपराधियों की प्लीज। पार्टी है। रविदास जी के जनता जानती विचारों को किसकी आप पार्टी लोग है। आत्मसात कब करेंगे? उनके विचारों पर कब चलेंगे? जब उनके विचारों पे नहीं चल पा रहे हैं तब आप उनकी बात करते हैं, तो बात तो यही आ जाती है ना कि देखिए, सिर्फ राजनीति है। इनके पास विषय वस्तु पे जब बात करने के लिए नहीं होता है तो ये अगला चुनाव, पिछला चुनाव, पिछली सरकार अपनी उपलब्धि और अपनी खूबियां नहीं बताएंगे, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। मुद्दों को भटकाने के लिए ये इतिहास का घर तो ढूंढेंगे, क्योंकि इतिहास में इनके पास सिर्फ बखानने के लिए, जुमलेबाजी करने के लिए जो मंतव्य इनको मिलता है वही इनको बोलना है। किसी तरह बस खुश करना है अपने नेताओं को। अरे सत्य पे आइए, सत्य पे बात करिए। नेताओं को नहीं, जनता को हम खुश करते हैं। जनता तो खुश है ही, जनता तो खुश है ही। एक मिनट, अरे क्यों एक मिनट? 67,000 आप 100 रुपए पेट्रोल के बता दीजिए। 67,000 एकड़ 100 रुपए पेट्रोल के बता दीजिए मालिक। से समाजवादी अरे पार्टी के 100 गुंडों रुपए से खाली पेट्रोल का कराई बता गई। दीजिए। और वो जमीन किसकी थी? दलितों की थी। ठीक है। सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर अगर किसी ने किया है आपकी तो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया है। कागज मायावती जी की ठीक है। मूर्ति गुंडे सरकार बोलने बनते की दोबारा ही हिमाकत न करिएगा, सरकार आपको बनते फिर ही चुनौती समाजवादी सिर्फ पार्टी क्या के है? गुंडों फिर ने चेतावनी दे रहा हूं। मायावती जी की विनीत मूर्ति जी, मैं तोड़ दी आपको गई। चेतावनी दे रहा हूं, मर्यादा में रहकर के बात विनीत जी, करिए। तोड़ने वालों को गुंडाई कहा जाएगा। विवेक जी, विनीत जी, एक मिनट प्लीज। देखिए मायावती जी डिबेट की को मूर्ति मर्यादा किसने के तोड़ी? साथ और थोड़ा शालीनता के साथ हम मायावती रखें जी तो की अच्छा मूर्ति लगेगा तोड़ने मुझे। वालों को गुंडा नहीं कहा जाएगा। मैं क्या आपको कहा मुझे जाएगा? चीखने पे आप लोग आपको क्या मजबूर कहा मत जाएगा? करिए। मैं आपको वो अच्छे चेतावनी दे हैं, रहा हूं। उनको अच्छे मन का माना जाएगा। शब्दों को मत लांघिएगा। ठीक उनको है, अच्छे विवेक मन जी। का माना जाएगा। विवेक जी। जिन्होंने मायावती जी की मूर्ति तोड़ी, एक दलित पूर्व मुख्यमंत्री की अगर मूर्ति तोड़ी गई तो क्या वो दलितों का मूर्ति सम्मान पर था? सियासत, मंदिरों क्या पे दलितों का सियासत, सम्मान बस। था? यही एजेंडा इनके पास, विकास से जुड़ा ठीक है कोई विवेक जी, मुद्दा, कोई विषय पद वस्तु पे इनके तो पास आपके नहीं भी है। प्रमुख वहीं पे ही है, उसी पद पे है दलितों आपके के भी। उत्थान की कीर्ति जी जी। बात करते हैं। मीराबाई गेस्ट हाउस में मायावती जी के साथ जो हुआ सबको पता है। सबको पता है किसने क्या ठीक किया है, है। ठीक है। मुलायम सिंह जी की सरसता में आप जो हुआ किसी वहां के पर ऊपर एक देखिए। महिला के वस्त्रों के साथ छेड़खानी की ठीक है, गई, विनीत जी, प्लीज। उनके साथ छेड़खानी की गई। साक्षी महाराज जब जिप खुलवाते हैं तब छेड़खानी नहीं बोलते विवेक जी आपको। प्लीज मर्यादा को थोड़ा सा प्लीज
प्लीज। देखिए, मर्यादा होती जो आजम खां के पसीनों पे चलेंगे, और मर्यादा की क्या बात करेंगे? भटक रहे हैं। जुमलेबाजी ना करिए। आजम खां कहते हैं कि अंडरगारमेंट देखते हैं महिलाओं के, क्या बात करते हैं? आप तो आज जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, बच्चों को आतंकवादी। आज जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। आशीष जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि ट्विटर पर ऐसा बहुत हम लोग के जो दर्शक है उन लोगों का साफ तौर पर ये सवाल है कहीं ना कहीं कि उनके मन में ये सवाल चलता रहता है कि आप राम मंदिर को लेकर कहते हैं कि सिर्फ एक तरह का ये आप काल्पनिक बताया आप लोग ने जिस तरह से, उसके बाद चंदे के विरोध में हैं आप, उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी ही पार्टी में मतभेद जो दिखता है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? राम मंदिर पर मतभेद है लेकिन रविदास जी के मंदिर पर जाना है, चाहे आप प्रयागराज में डुबकी लगाने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर आप चलना चाहते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मैं एक एक करके दूंगा। आपने राम मंदिर पर प्रश्न खड़ा किया। फरवरी 1986 में राम मंदिर में पूजा और अर्चना और उपासना करने के कार्य की शुरुआत श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हुई। कांग्रेस पर अक्सर यह आक्षेप लगाया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दलितों के हितार्थ में नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब बिहार में बेलची कांड हुआ तब सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नहीं थी, किंतु इंदिरा जी उसके पश्चात भी हाथी पर बैठकर कंटीले मार्गों पर चलकर भी बिहार के बेलची कांड के जो विक्टिम्स थे उन्हें मिलने के लिए पहुंच गई। राम मंदिर की बात हो, बिहार के बेलची कांड की बात हो, दलितों के हितार्थ की बात हो, देश के अल्पसंख्यक समुदाय की बात हो, और अभी जिस प्रकार से आपके डिबेट में कपिल सिब्बल को किसने खड़ा किया था? भारतीय जनता पार्टी और कपिल सिब्बल को किसने खड़ा किया था? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी को काल्पनिक करने वाले, राम को काल्पनिक करने वाले कपिल सिब्बल को किसने खड़ा किया था? देखिए, मैंने आपके डिबेट में हस्तक्षेप नहीं किया था। आप मेरे डिबेट में हस्तक्षेप बिल्कुल झूठ बोलेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। झूठ बोलने का कार्य जब झूठ बोलेंगे हस्तक्षेप करेंगे। अगर राम मंदिर को, राम जी के जन्मभूमि को आपने काल्पनिक कहा, कुलदीप सेंगर कौन थे? आपने काल्पनिक कहा। कुलदीप सेंगर कपिल सिब्बल वकालत में वकालतनामा दे करके और पूरे समय तक आखिरी दम तक लड़ते रहे। कुलदीप सेंगर कौन थे? लड़ते रहे राम मंदिर के विरुद्ध। कुलदीप सेंगर कौन थे? इसका जवाब है। और जिस कलावती के झोपड़े में इंदिरा जी गई, सारा घर गया जिस टूरिस्ट पर, उस कलावती का क्या हुआ? उस दलित महिला का क्या हुआ? क्या उस महिला को घर मिला? क्या उस महिला को शौचालय मिला? 70 सालों में कांग्रेस सरकार ने क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ भुखमरी। जो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी से लेकर उनके पोते तक लगातार देते रहे, आज क्या गरीबी हटाई आपने? देखिए, फिर मैं कह रही हूँ, मत मजबूर करिए, सब रिकॉर्ड है यहाँ पे, हर किसी का है। किसके विधायक किस पार्टी में कितने क्राइम रेट पे थे और कहां क्या है, सब मेरे पास डाटा है। मैं मजबूर मत करिए, एक एक करके मेरी डिबेट में सब बोले तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे समझने में सही लगेगा। बोलिए आशीष जी, पहले आपके टीवी डिबेट को पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि डिबेट लोकतंत्र में असहमति को तो स्वीकार करना चाहिए। ये लोग असहमति को स्वीकार नहीं करता। इसलिए मैं बता रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बिहार के बेलची कांड की बात हो दलित के पक्ष में खड़ी रहती है, अल्पसंख्यक समुदाय की बात हो दलित के हितार्थ में खड़ी रहती है। प्रत्येक धर्मों को सर्वभाव और सर्व भावना से देखा जाता है। किंतु मुझे बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सेंगर जो कि महिलाओं के प्रति प्रताड़ना की थी, या फिर समाजवादी पार्टी की बात हो, क्या हाथरस की बेटी को मिलने को गया था? योगी सरकार ने वादा किया था कि 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में 70 लाख रोजगार प्रदान किए जाएंगे। अभी तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया। देश की भाजपा सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी तक वो प्राप्त नहीं हुआ है। और योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार कहती है महिलाओं के हितैषी है। गैस के सिलेंडर के मूल्य 200 रुपए तक बढ़ गए, पेट्रोल और डीजल के मूल्य उच्चतम क्रमांक पर है। कौन जिम्मेदारी लेगा? आप तो महंगाई के नाम पर लोगों की जेब को लूटकर उस धन को, पूंजीपतियों के ऋण को माफ करने में और देश में क्रोनिक कैपिटलिज्म को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे बताया, इन्होंने अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन की बात की। वो दर्शन क्या कहता है? आपने कहा कि अंत्योदय का दर्शन। अरे भाई, मुझे बता दीजिए, देश का किसान 3 महीनों से बैठा है और अंत्योदय का दर्शन तो यही कहता है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी हम उसको पीछे नहीं मानेंगे। आप तो किसानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो झूठ, छल और प्रपंच की राजनीति कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। आशीष जी, 1 मिनट, सवाल मेरा, सपा पे आपने अभी सवाल उठाया, अभी गठबंधन आपने उन्हीं के साथ किया था क्या? सपा पर अभी आपने सवाल उठाए थोड़ी देर पहले, आपने गठबंधन उन्हीं के साथ किया था उत्तर प्रदेश में, शायद किया था जी। हाँ, अवश्य। तब उनकी विचारधारा आपकी विचारधारा सेम थी, आज बदल गई है।
देखिए, गठबंधन पर आपने प्रश्न पूछा था, तो हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा मैंने गठबंधन में सवाल कब पूछा, जब आपने सपा की बोला आपने कि सपा सरकार में उस तरह का नहीं है जिस तरह से सियासत हो रही है, वहां पर लोग जा रहे हैं, उसको लेकर मैंने बोला। डीपी यादव के नेतृत्व में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल हाथरस की घटना में गया था, जिसको रोकने के लिए जगह जगह पे पुलिस का बंदोबस्त किया था। अपनी जानकारी जरा दुरुस्त करके आइए, केवल कहने के लिए मत कहिए, जो सत्य है वो कहिए, जुमलेबाज मत बनिए। आप सत्य सामने रख नहीं सकते हैं और बरगला करके सत्य को छुपा नहीं सकते हैं। ठीक है, अच्छा विवेक जी बैठे हुए हैं, ठीक है, जवाब देने के लिए। आप लोग बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, आपका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा सरकार धर्म की राजनीति करती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर सारी पार्टियां दौड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, तब सिर्फ मंदिर दिखते हैं, साधु संत दिखते हैं, भगवा चोला दिखता है। बोलिए। भाजपा धर्म की राजनीति करती है, इसको इस तरह से समझ लीजिए। तबलीगी जमात वाला प्रकरण क्या था? विवेक जी, वो तो पेटेंट है उनका, वो तो साफ तौर पर मुंह पे कहते हैं हम तो करते ही हैं राजनीति। जय श्री राम के नारे तो उन्होंने आप भी आपने कुछ दिन पहले बयान सुना। ये भी सर्वविदित है कि जिस तरह ये धर्म की राजनीति करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं। मुझे बस इतना बता देंगे, मैं फिर वही सवाल पूछूंगा जिसका जवाब भी आप नहीं दे पाएंगे। संत रविदास की मंदिर से होते हुए गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी कहा था, अखिलेश जी ने जब परिक्रमा शुरू की, जब हम किसी भी दौरे पे जाते हैं तो विपक्षियों को सबसे ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि इनके लिए धर्म मात्र एक विषय है चुनाव लड़ने का। अखिलेश जी अगर कहीं जा रहे हैं, किसी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन का मसला है। अच्छा, आप वो करे तो व्यक्तिगत नहीं है, आप करें तो व्यक्तिगत है। नहीं, तो हमने कभी अगर कहा हो कि सामने मंदिर जाकर के कोई किसी की मंदिर जाने को लेकर हमने विवाद और विषय बनाया हो, नहीं, मैंने सवाल इससे पहले यही पूछा था ना, तो मैं तो कह रहा हूं, आता है, मैं यही कह रहा हूं। नहीं, रास्ता याद आता है, तो अच्छा, होती है तो हम सवाल खड़े करते हैं। चंद्रोदय मंदिर बनाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य था? परशुराम की प्रतिमा लगाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य था? हमने तो कभी प्रचार प्रसार नहीं किया इसका, लेकिन विपक्ष को यह मुद्दा जरूर पकड़ना है, क्योंकि विपक्ष के पास धर्म को छोड़ करके कोई मुद्दा ही नहीं होता है। यह उनके व्यक्तिगत निजी जीवन का विषय है। दिक्कत यह है, फिर कह रहा हूं, भाजपा के लिए मात्र एक एजेंडा, विपक्षी दलों के लिए मात्र एक एजेंडा, अखिलेश यादव को रोको, समाजवादी पार्टी को रोको, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोको। यूथ आइकॉन अगर आप कहते हैं, योगी जी, अखिलेश जी, आप चलिए सर्वे करा लीजिए, मैं चुनौती देता हूं इस बात की। यूथ आइकॉन किसको माना जाता है उत्तर प्रदेश में? पूरे देश में किसको माना जाता है? मैं चुनौती देता हूं इस बात की। ठीक है, प्रदेश की व्यवस्था और छवि की बात कर रहे थे, रामराज्य लाएंगे। ये ऐसा रामराज्य है कि जिस पीड़िता के साथ घटना घटती है, उसी पीड़िता को अति पीड़ित करते हुए उसके घर को छावनी में बदल दिया जाता है कि मीडिया तक उससे न मिल पाए जाकर के। बाल पुष्टाहार में पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से रासुका की कार्रवाई हुई, चले ठीक है, छोड़ दीजिए, हमारी सरकार में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन क्या हमारी सरकार में कभी किसी पत्रकार के ऊपर रासुका की कार्रवाई की गई सिर्फ इसलिए कि वो सत्य खबर दिखा रहा है? हमारी सरकार में क्या कभी लाठियां चलाई गई क्योंकि लोग नौकरियां मांग रहे थे? लड़के आकर के हमारे विश्वविद्यालय से पढ़ करके निकलते हैं, अपने भविष्य के लिए जाकर के जब वो परीक्षाएं देते हैं, उन परीक्षाओं को अब टाल देते हैं। सियासत गई क्यों? कीर्ति जी, कहीं ना कहीं कमी तो रही होगी ना। स्वीकार किया, मैंने हमेशा स्वीकार किया। अगर जनता ने नकारा तो हम पुनः अपनी गलती को सुधारते हुए जनता के सामने आ रहे हैं। बात करें, ठीक है, बोलिए विनीत जी, आपका क्या कहना है? देखिए कीर्ति जी, इन्होंने कहा कि वो यूथ आइकॉन है। बिल्कुल है अखिलेश जी, बिल्कुल है। आप सर्वे करा लीजिए। तो मैं सर्वे चुनौती देता हूं, सर्वे करा लीजिए। बिल्कुल मित्र, सुन लीजिए, तो मैं इसी पे यूथ आइकॉन पे ही बताता हूं किसके आइकॉन हैं। वो गुंडों के आइकॉन हैं, वो बलात्कारियों के आइकॉन हैं, और वो सुन लीजिए, जिस ब्राह्मण विकास दुबे की बात कर रहे थे, ब्राह्मणवाद की और परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रहे थे, ये उनके साथ आपके सत्ता पक्ष के सत्ताधीन बाकायदा एक मिनट सोशल मीडिया पे वायरल होती थी। आज भी वो सत्ता के करीब है। आप ये मत बताइए। 1 मिनट, आपको मैं आईना दिखाने काम करता हूं, जरा जूम करके इसको दिखा दिया जाए। आप बोल लीजिए, ये जूम करके दिखाइए। ये अरुण कुमार यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अखिलेश यादव के चहेते हैं। और क्या कह रहे हैं पंखुड़ी पाठक को और अनिल यादव को क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की बेटियां यदुवंशियों की क्या है, ये शब्द इसमें लिखा, वो शब्द मैं बोल नहीं सकता। आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसी पार्टी को थू करनी चाहिए, ऐसी पार्टियों को थू करनी चाहिए, ऐसी पार्टियों को थू करनी चाहिए। की मानसिकता से मुझे शर्म नहीं आएगी। विवेक जी प्लीज, आप क्या कह रहे हैं?
आप फिर से वो शब्द दोहराइए, आप इस तरह के आप शब्द शब्दों का दोहराइए। प्रयोग ना करिए। विवेक जी, मैं बोल रही हूँ, आप शब्द एक सेकेंड, इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। मुझे निकाल के दीजिए और ये मुझको ये प्रूव करे, ये मुझको ये देखिए, प्रूव मेरी करे, बात मैं इन सुनिए, पर विनीत एफआईआर जी, करता हूँ, एफआईआर कराता हूँ। करिए एफआईआर, आप हम नहीं करते आपके एफआईआर से। अरे आप ये धमकी हमको मत दीजिए, ना, ये धमकी हमको ना दीजिए। देखिए धमकाने की बात नहीं, ये हम तो धमकाने की नहीं, हम तो लीगल कार्रवाई करेंगे, हम तो लीगल कार्रवाई करेंगे। कीर्ति जी, मैं लीगल कार्रवाई की बात करता हूं। मैं डिबेट बंद कर दूं, आप एक दूसरे को धमकी दे लीजिए, आप यहाँ पर लड़ाई का अखाड़ा बना दीजिए पूरा। ना, देखिए आप देखिए, समाजवादी पार्टी की गुंडाई जग जाहिर है, और गुंडाई हर राज्य में, क्यों आप नहीं खत्म करा रहे गुंडाई? नहीं, बिल्कुल प्रशासन आज आपके राज्य क्यों हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं? कर रहा है। आज प्रशासन उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में ऐसे गुंडों को निपटना जानता है, ऐसे गुंडों से निपटना जानता है, और ऐसे गुंडे और माफियाओं का सफाया लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में आज गाजीपुर से गाजियाबाद तक अगर बुलडोजर चल रहा है, तो उन तमाम तथाकथित जो फर्जी समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, उन सब के ऊपर चल रहा है। अतीक अहमद को बचाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करती, मुलायम सिंह के बगल में बैठ करके आईजी स्तर के अधिकारी को धमकाते थे। अतीक अहमद को धमकाते, अतीक अहमद धमकाता था। विवेक जी, क्या बात करेंगे आप थोड़ी समझ रख लीजिए, हम लोग यही अपेक्षा करें कि हम लोग समझ के साथ आगे बढ़े। मुद्दा है नहीं, मैं मुद्दे पर ला रही हूं ना। गुंडों को अगर गुंडा नहीं कहा जाएगा, देखिए आप सुनेंगे, जो गुंडे हैं उनको गुंडा नहीं कहा जाएगा। विवेक जी, अगर समाजवादी पार्टी में भूमाफिया थे तो भूमाफिया है आजम खान ने गरीब किसानों की जमीन कब्जा की। 67,000 एकड़ कीर्ति जी जमीन अगर भूमाफियाओं से छुड़वाई गई, तो ज्यादातर उसमें दलितों की जमीनें समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कब्जा कर रखी थी, उनसे मुक्त कराई गई है। आज अगर हम दलितों के उत्थान की बात करते हैं, तो वो योगी राज में ही, योगी जी के शासन में ही संभव हो पा रहा है। और इन गुंडों से निपटने के लिए प्रशासन अपने तरीके से काम कर रहा है। आप निपट रहे हैं ना, ठीक है, सबको दिख रहा है, सबको समझ, ठीक है। विवेक जी, क्राइम का ग्राफ बढ़ा, हमारे की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है, हमारी भी है, ठीक है। आशीष जी, मेरा आपसे सवाल है, कहीं ना कहीं अब राजनीति में ये महसूस होने लग गया है, और कहीं ना कहीं क्या प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की राजनीति समझ में आने लग गई है कि किसी निश्चित वोट को साधना है तो मंदिर का सहारा लेना है, तो इसलिए मंदिर की राह पकड़ ली है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वाद विवाद और गोष्ठी कर रहे थे, ये दिखाता है कि दोनों पार्टी का वहां पर जो अस्तित्व है वो बौखला गया है, और वे डर रहे हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी जी पिछले वर्षों से उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं है। जब से उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाला है, तब से वे उत्तर प्रदेश के लोगों के कल्याण के बारे में सोचना, उनके हितार्थ की बातें करने के कार्य कर रही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक काल से हमारा कदापि और कदापि धर्म हमारा एजेंडा नहीं रहा है। हमारा एक ही कार्य होता है कि विकास करना, उत्तर प्रदेश को सुनहरा प्रदेश बनाना, उत्तर प्रदेश में विकास लक्ष्य कार्यों को अमली जामा पहनाना, उत्तर प्रदेश के दलित समुदाय हो, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा समुदाय हो, उत्तर प्रदेश के सभी समुदायों का समावेशी तौर पर विकास करना, पुलिस की संस्था में सन्यासी की हत्या करा देना को क्रियान्वित करके उत्तर प्रदेश के लोगों का कल्याण करने का जिम्मा प्रियंका गांधी जी ने संभाला है। हाथरस की घटना हो, बदायूं की घटना हो, किसान परिवार की तेरहवीं में जाने की बात हो, हम सदैव उत्तर प्रदेश का कल्याण करना चाहते हैं। किंतु भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरह धर्म राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता। हम सदैव उत्तर प्रदेश के लोगों के कल्याण की बातें करते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, क्यों विकास की राह नहीं पकड़ी जाती है? क्यों मंदिरों के चक्कर लगाए जाते हैं? विकास की राह पर उतरिए ना, स्कूलों में जाइए ना, स्थिति देखिए ना, उस पर आवाज उठाइए ना। यदि आपने प्रियंका गांधी मंदिरों में, मैं आपको उत्तर देता हूं, यदि आपने प्रियंका गांधी जी का किसान महापंचायतों में भाषण सुना होगा, तो आपको बड़ी स्पष्टता से समझ में आएगा। भाषण से नहीं होते मुद्दे हल, भाषण से मुद्दे नहीं हल होते। किस तरीके से किसान पंचायत में मथुरा की बात हो, मुजफ्फर की बात हो, भाषण में तो उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं है। वो यहाँ की समस्या, यहाँ की जनता की समस्या, जमीनी हकीकत से कहां वाकिफ है? आपने तो खुद ही कहा कि वो सक्रिय नहीं है। हमने कहा सक्रिय है, आप जरा सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आप दोनों पार्टी बौखला गई है।
और 2022 में सिंहासन खाली होगा आपका, मैं आपको बड़ी स्पष्टता से कहता हूं। और जो ये राजनीति का और धर्म का जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी भली भांति पहचान गई है कि ये सरकार ना समाजवादी पार्टी अच्छी है, ना ही इस देश की भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दोनों सरकार का साक्षात उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। राहुल जी के वहां साइकिल तोड़ी, हाथी पे बैठ गए, अब यहां से वायनाड भाग गए, ये सब प्रियंका जी के नेतृत्व में ही हो रहा है। प्रियंका जी ने प्रभार लिया और भाई को यहां से पलायन करना पड़ा। यह है आपकी स्थिति, शून्य पर पहुंच चुके हैं। आगे आने वाले समय में भारत से कांग्रेस मुक्त होने वाला है। कांग्रेस की जो बची कुची सीटें हैं वो भी जाने वाली हैं। आज जो सर फुटबॉल चल रही है कांग्रेस के अंदर, बड़े बड़े नेता जो पुराने नेता हैं कांग्रेस के, वो सब इस तरीके से राहुल गांधी के अंडर में कोई काम नहीं करना चाहता, क्योंकि 50 साल के बालक के साथ कोई भी पार्टी में काम नहीं करना चाहता। आपकी पार्टी की जो, ठीक है आशीष जी, हम आप पर भी आएंगे। विवेक जी, आपने हमारी पार्टी के ऊपर आरोप, और देखिए जी, हमारी पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने से पूर्व स्वयं की पार्टी के ऊपर यदि आप आत्ममंथन करिए तो बेहतर होगा। राजनाथ सिंह जी जो बड़े किसान नेता माने जाते हैं, उनको तो किसान के साथ वार्ता करने के लिए भेजा नहीं गया। नितिन गडकरी जी इतना बड़ा नेतृत्व है, उनको तो मोदी जी ने चुप करवा दिया। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंत्रिपरिषद में मंत्री है, सब नौकरशाह कार्य कर रहे हैं, और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों ही देश चला रहे हैं। मेरे डिबेट में मेरा विषय यही रहता है कि अपनी अपनी पार्टी को संभाल लीजिए, दूसरों पे आरोप लगाने से पहले। नहीं, हमने तो कहा ना कि देश, आप सब तीनों को बोल रही हूं मैं, कितने हितैषी हैं आप लोग, और आप आपकी सरकारों में दलितों के साथ किस किस तरह से क्या क्या चीजें हुई वो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो सब देख ले अपनी अपनी पार्टी, तो ज्यादा बेटर रहेगा। विवेक जी, मेरा सवाल, ठीक है, मेरा सवाल विवेक जी आपसे, अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने लग गए, इसीलिए आप रविदास जी के मंदिर में जा रहे, क्योंकि उन्हें दलितों का वोट मिलना अब साधने की कोशिश की जा रही है। यादवों का वोट पहले से है, मुसलमानों का कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनके पास है ही वोट, तो अब दलितों को साध ले तो यूपी में बेड़ा पार लग जाएगा। उन्होंने ये चीज समझ ली है, तो सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता पकड़ते हुए रविदास के मंदिर में एंट्री डायरेक्ट। कीर्ति जी देखिए, विकास सतत एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि चलती रहती है। मानसिकता समय के साथ लोगों की अपग्रेड होती है, डिग्रेड नहीं होती है। आज दलित चाहे किसी भी धर्म की बात आप करेंगी, अखिलेश यादव आज कोई पहली बार किसी मंदिर के भ्रमण पे नहीं निकले हैं, लेकिन ये जरूर होता है कि अखिलेश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब भी किसी मंदिर का दर्शन करने निकलते हैं तो विपक्षियों के खेमे में हलचल मच जाती है। जिस तरह आज बनारस में हमारे जो भाई बैठे हैं, इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की समिति बाकायदा मंथन कर रही है, विचार कर रही है। आज वो सारा दल बनारस में मौजूद है जिसने कि अभी तक सरकार बनाने के बाद बनारस में शायद मत्था तक नहीं टेका था। लेकिन अखिलेश जी का एक दौरा क्या होता है, विपक्षियों के दलों में खेमे में हलचल मच जाती है कि अखिलेश जी तो मंदिर चले गए हैं, अब ऐसा ना हो कि धर्म के नाम पे राजनीति हमारे हाथ से फिसल जाए। हमें धर्म की राजनीति करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास धर्म के साथ पैरेलल विकास से जुड़े हुए बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे हम सक्रिय हैं, बाकायदा गंभीर रूप से हमारा उस पे क्रियाकलाप और हम क्रियान्वयन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आज प्रदेश में अराजकता का माहौल है, मैं फिर दोबारा इस सरकार से, मौजूदा सरकार से निवेदन करता हूं, आप सबसे पहले इस प्रदेश की छवि को बचाइए। जिस प्रकार से संदेश दूसरे परप्रांतियों के लिए समस्या का विषय बनता जा रहा है, आप अगर उसको बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। विवेक जी, लेकिन जिस तरह का उत्साह दलितों के लिए देखने को मिलता है, चाहे वो उनके नेताओं के साथ खाना खाना हो या उनके लिए कुछ करना हो, उस तरह का उत्साह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोगों के साथ क्यों नहीं दिखता है? मैं ब्राह्मण हूं, मैं खुद ब्राह्मण हूं, और ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये उत्साह आपको नहीं दिखाई देता? मुद्दा ये है कि आप जनता के सामने राजनीतिक लाभ लेने के लिए दिखाना क्या चाहते हैं। मैं खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठ करके चाय पी चुका हूं, नाश्ता कर चुका हूं, लेकिन अब क्या उसको मैं मीडिया में दिखाऊं ला करके? अगर आपको यदि यही जानना है तो मैं अगली बार ले आऊंगा। तो मीडिया के सामने तो वही आता है ना जो आप दिखाना चाहते हैं, और हम उसी को दिखा रहे हैं। हम प्रेजेंट कुछ और नहीं करते जो सामने। नहीं, मैं आप पे सवाल नहीं उठा रहा, मैंने क्या कहा, ये विपक्षी दल इस विषय को तब पकड़ता है जब वो देखता है कि अखिलेश जी किसी मंदिर के दौरे पे गए, जब वो देखते हैं कि अखिलेश जी किसी दरगाह पे गए। आप मुझे बस एक चीज बता दीजिए, हम पले बड़े हैं, इसी समाज में पले बड़े हैं, इसी देश का संविधान पढ़ करके आए हैं,
क्या हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जो एक आधार और पैरामीटर दिया गया है, क्या उसको हम सार्थक नहीं करेंगे? क्या हम एक वर्ग विशेष को लेकर के चलने के लिए दूसरे वर्गों का तिरस्कार कर दें? क्या आप ये मुझे बता दीजिए केवल कि आज दलितों की पार्टी कहे जाने वाली बसपा क्या किसी भी विषय पे, सामाजिक विषय पे, जब से ये सरकार से बाहर है, कहीं आपको इनका कोई कार्यकर्ता, कोई इनका नेता, कोई इनका अध्यक्ष या इनका कोई भी राजनीति नहीं, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। जब आप अपने लोगों का संरक्षण, जब आप जो आप कहे जाते हैं कि दलितों की पार्टी, जब आप दलितों को अनाथ, असहाय और बेसहारा छोड़ेंगे तो उनको सहारा देने का काम कोई ना कोई जरूर करेगा। कोई नहीं करेगा तो ईश्वर करेगा। मेरी बात नहीं जाए, मेरी बात नहीं जाए, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। उन्होंने छोड़ा तो ये कहावत है, जिसका कोई नहीं होता उसका भी भगवान होता है। तो अभी हम समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। तो यही तो सवाल उठ रहा है कि रविदास किसके होंगे इस बार। इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त आप पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं, वंशराज दुबे जी। तो वंशराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरठ में आज किसान पंचायत को संबोधित करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, उनको सहयोग देने पहुंचे। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, आज जो किसान महापंचायत मेरठ की धरती पर हुई है, जो क्रांति की धरती है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और इस देश में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने देश के अन्नदाताओं के हक में पहले दिन से, जब ये तीनों काला कानून पास हुआ, भारतीय जनता पार्टी जब पिछले दरवाजे से तीनों काले कानून को पास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हमारी पूरी सरकार, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी कार्यकर्ता, आपकी एंट्री हो गई है, इसलिए कहीं किसान याद आ गए आपको? कृषि कानूनों को डेथ वारंट बना दिया। एक मिनट विनीत जी, मैं आपको बता दूं, विनीत जी मैं आपको बता दूं, डेथ वारंट कहा है कृषि कानूनों को, तीनों बिलों को साफ तौर पर आज केजरीवाल जी ने। उसके बाद उन्होंने कह दिया है कि जो 26 जनवरी को हुआ वो पूरा जो भी चीजें हुई वो बीजेपी सरकार ने करवाई है। बिल्कुल, मुझे सुन लीजिए, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पर, तो मुझे सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि पहले दिन से जब आम आदमी पार्टी के माननीय सांसद संजय सिंह जी ने माइक तोड़ डाला सदन में, टेबल पे चढ़ के उन्होंने विरोध किया, इसका जमकर विरोध किया, उनको सस्पेंड किया गया, रात को धरना दिया। पहले दिन से हम किसानों के साथ खड़े थे और इस तीनों कालो कानून के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करे थे। और आज जो सम्मेलन हुआ, ये इसी आंदोलन का एक हिस्सा है। आगे आने वाले दिनों में भी हम लगातार गाँव में जाकर छोटी छोटी खाप पंचायतों के साथ बैठक करके, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो किसानों का सहारा ले लिया गया। नहीं, आप देखिए गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं आपसे पहले बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जब ये काला कानून पास किया तो सबसे पहले मुखरता से किसी ने आवाज उठाया है तो आम आदमी पार्टी और माननीय सांसद संजय सिंह जी ने उठाया है। समर्थन किया था केजरीवाल जी ने, समर्थन किया था शुरुआत में आपके केजरीवाल जी ने इसी कानून का समर्थन किया था, जिसको आपने बाद में राजनीतिक लाभ के लिए भुनाना शुरू किया। मैं यहाँ पे आपके साथ डिबेट नहीं कर रहा, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, माइक तोड़ करके विरोध किया था, मार्शल को मार करके विरोध किया था, मार्शल को अपमानित करके उसके बाद विरोध किया था। ये बताइए, आपको गर्व है संजय गांधी पर कि उन्होंने मार्शल को धक्का मार के गिराया? इस पर गर्व है आपको? माननीय सांसद संजय सिंह राज्यसभा के अंदर माइक तोड़ दी, इस पर आपको गर्व है? तोड़ने का काम किया है, वो दरअसल ना हो, इसीलिए माननीय सांसद जी ने माइक तोड़ी थी कि किसानों की हड्डियां ना तोड़ी जाए। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दिल्ली के जनता की कमर तोड़ दी, दिल्ली की जनता की आपने हड्डियां तोड़ दी, दिल्ली की जनता को जिस तरीके से ठगा है, चला है आपने, ये पूरा देश जानता है। आप जिस चीज पर कराइए, कौन भाई साहब बोल रहे हैं, इनको चुप कराइए। वंशराज जी, मेरा सवाल आपसे, क्या विधानसभा की मर्यादा को भंग करना सही है? ठीक है, आवाज उठाना। देखिए, जब हमारे देश, आप कैसी मर्यादा की बात कर रही हैं? जो अध्यादेश के जरिए जो बिल लाया जाता है, जिस राज्यसभा में इनकी सीटें कम थी, इनको मालूम था कि हम बहुमत में हार जाएंगे, बिल गिर जाएगा, उसमें ये एक तरीके से किस जोर जबरदस्ती के साथ इस बिल को पास करवाते हैं, ध्वनि मत से इस बिल को पास करवाते हैं। आपने नहीं देखा, कत्ल किया गया लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में हत्या हुई देश के अन्नदाताओं की, उसके अरमानों की आप कैसी बात कर रही हैं? नहीं, किसानों का अभी विवेक जी ने आपसे यही सवाल किया कि आप पहले समर्थन में थे, अब विरोध में उतर आए हैं। नहीं, पहले समर्थन नहीं थे। केंद्र सरकार जब भी कोई, आप भी कानून की पढ़ी लिखी हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप इस बात को समझती हैं। केंद्र सरकार जैसे ही कोई कानून पास करती है तो वो पूरे देश में एक साथ लागू हो जाता है। नहीं, तो कानूनों का समर्थन पहले करना, फिर विरोध करना कहाँ से जाए? अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे, वो ऑटोमेटिक लागू हो जाता है पूरे देश में। कैसी बात कर रही हैं आप? ऑटोमेटिक लागू हो जाता काम नहीं चलता।
तो विरोध किस क्या बात का हो रहा था? तब आपके केजरीवाल जी को पता नहीं था कि संवैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है? बड़े भाई जो आप आज कर रहे हैं, नहीं, जो जिस विषय का विरोध आज आप कर रहे हैं, क्या आपको उस समय नहीं पता था कि ये संवैधानिक प्रक्रिया के अनुपालन द्वारा नहीं लाया गया है कानून? उत्तर प्रदेश का किसान इस बार तैयार बैठा है। जिन कीलों को आपने गाड़ के रखा था ना, वही कील गांव के चारों तरफ गाड़ के रखा है। आप जाइए एक बार, जाके गांव में घूम के आइए, पश्चिम उत्तर प्रदेश। हम गांव से ही हैं महाराज, दिखाएगा, हम गांव से ही हैं। बीजेपी के लिए शाता को बोल रहे हैं, विवेक जी शाता को बीजेपी के लिए बोल रहे हैं। क्या कहना है आपका विनीत जी? किसानों ने कीले गाड़ दिए हैं, एंट्री बंद हो गई है बीजेपी की, कैसे करवाएंगे एंट्री? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास 23 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की करती है। देश में 135 करोड़ जनता के बीच में आज आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व का विश्वास है कि वो विकास की योजनाएं जिस तरीके से जो भी हमारे संकल्प पत्र में है, वो संकल्प पत्र को अक्षरशः पूरा करने का काम अगर कर रहा है अगर कोई, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, माननीय मोदी जी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं। 23 करोड़ जनता के उनके ख्याल रखने का काम हमारी सरकार कर रही है, चाहे वो किसान हो, जवान हो। आज 3 साल के अंदर 4 लाख से ज्यादा नौकरी देने में हम सफल हुए हैं, जो पुरानी सरकारों में आप सबने देखा है। घोषणा पत्र में वादा कितना किया था? किस भेदभाव के साथ और जातियों को केंद्रित करते हुए नौकरियां दी गई और तमाम भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख नौकरियां नोटबंदी के बाद तुरंत चली गई थी। जिस तरह देखिए, भारतीय जनता आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश है विकास के मामले में। कानून की व्यवस्था सुधर हुई है, कानून की व्यवस्था सुधर हुई है। अपराधी और गुंडों में भय व्याप्त है आज के समय में, और सिर्फ संरक्षण करने वाली कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने नहीं दे रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रही है। उन्हीं के पार्टी के अजय राय की पत्नी रो रो करके प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखती हैं कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश को सौंपा जाए, हमको न्याय चाहिए। वो धमकी दे रहे हैं मारने की। तो आप बताइए, जब कांग्रेस के मित्र ही उसमें सुरक्षित नहीं है तो क्या बात करेंगे? किस तरीके से अपराधियों का, कांग्रेस का हाथ हमेशा से आतंकवादियों और अपराधियों के साथ रहा है। ठीक है आशीष जी, आपका क्या कहना है? जिस तरह से मायावती ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है आज कि रविदास पर सिर्फ राजनीति हो रही है, क्या कहना है? दलितों का सम्मान नहीं करती कांग्रेस पार्टी, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है आज। प्रियंका गांधी जी रविदास पर राजनीति नहीं कर रही है। संत रविदास तो समाज के सभी वर्ग के हैं, किंतु विशेष तौर पर जब प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में या किसी भी स्थान पर पूजा अर्चना के लिए, उपासना के लिए, किसान को मिलने के लिए, पीड़ित परिवारों को समर्थन देने के लिए जाती है, तो वहां शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखला जाती है और यहाँ से दिल्ली जाने के बाद प्रायश्चित करती है, चर्च में बैठ करके प्रायश्चित करेंगे। राहुल गांधी जी जब हाथरस में जाकर के प्रायश्चित करेंगे, तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी तरीके से सील कर दिया। उत्तर प्रदेश वाले लोगों को राहुल गांधी क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश के लोगों को, अमेठी के लोगों को क्या कहते हैं? तो उनको सतही जानकारी नहीं है, उनको मूर्ख समझते हैं, उनको इतने साल तक ठग करके वोट ले लिया। भाजपा के प्रवक्ता बोखला के चिल्लाना का काम करते, किसी भी तार्किक बात नहीं करते, केवल चिल्लाना ही पूजा अर्चना करने के बाद प्रियंका गांधी चर्च में जाकर प्रायश्चित करेंगी कि नहीं करेंगी? 2022 में वहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बन रही है और भाजपा सरकार के सुपड़े साफ होने वाले हैं। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जाने की तैयारी कर लीजिए। ये वक्त और 2022 का चुनाव नतीजे साफ कर देगा कि इस बार किसकी सरकार बन रही है और जनता किसको चाहती है। क्या इस बार जनता फिर धर्म और जाति के बहकावे में आके लोगों को वोट करने वाली है, या फिर अपने विकास के मुद्दों को उतनी ही सतर्कता से रखेगी? ये भी हम जानेंगे। लेकिन मेरा विवेक जी एक सवाल बताइए ना, आप ही बता दीजिए। चलिए, जिस तरह से लगातार जो सियासत होती है उस पे जिस तरह से क्यों विकास के मुद्दों पर नहीं, संत रविदास जी की बात हो रही है, उनका तो साफ कहना था कि हर घर तक अन्न पहुंचे, हर गरीब को अन्न मिले, हर तकबा एक जैसा समान है मेरे लिए। उनके विचारों पर लोग क्यों नहीं चलने को सशक्त है? जब आप अन्न पहुंचाने की बात कर ही रही हैं, तो एक विषय, छोटा सा विषय वस्तु याद दिला देता हूं। जब आप ही जैसा कोई ईमानदार पत्रकार जाता है और सरकार की ही क्रियान्वित किसी योजना में भ्रष्टाचार को दिखाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। मऊ, बलिया, कासगंज, न जाने कितनी क्षेत्रों में एफआईआर केवल इसलिए की गई कि उन्होंने सरकारी संस्थाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया। उसके बाद हमारे भाई बैठे हैं, इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से मार्शल का एक वृत्तांत याद दिलाया
जिस तरीके से मार्शल ने को पीटा था, मैं आपको भी याद दिला दूं, किशनलाल राजपूत पीलीभीत मोहित गुज्जर नाम के सिपाही को थाने में घुसकर समर्थकों के साथ पीटा गया था। लंका थाना क्षेत्र, बदायूं, हाथरस, बात पूरी सुन लीजिए। सीओ को बांध करके बोनट पर घुमाते थे। सुन लीजिए, रामव्रत यादव कौन था? सुबोध सिंह, रामव्रत यादव कौन था? सुबोध सिंह, रामव्रत यादव को याद होगा। रामव्रत यादव का आरोपियों को माल्यार्पण किया गया। मथुरा में डीएसपी की हत्या किसने की थी? इतना जवाब रामव्रत यादव का वृक्ष किसने लगाया था? बता दीजिए कि और अपराधियों को क्या पुलिस देने वाली झूठी समाजवादी सुरक्षा देगी? क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस समाजवादी पार्टी, महिला दरोगाओं समाजवादी पार्टी तो सड़क पे सुरक्षा चाहिए? 2 दिन पहले आगरा में महिला दरोगाओं के साथ लोहिया की विचारधारा, न जनेश्वर जी की विचारधारा, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की विचारधारा। नाम पे रावण राज्य चला रहे हैं। आज एक बार आप भी साफ कर दीजिए ना, इतने जो सवाल खड़े होते क्यों खड़े होते? क्यों सुरक्षा के नाम पर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार गिरती जा रही है? बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, केवल सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना मैं ना आप ना कोई और। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है बाकायदा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य कायम हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कह चुका है, इनको सुप्रीम कोर्ट ने लिख के भेजा बाकायदा उत्तर प्रदेश को जंगल राज्य में तब्दील कर दिया है। मैं आपको बाकायदा वृत्तांत केस स्टडी के साथ दे दूंगा। आज हम भी जवाब लेना ही चाहते हैं, बता दीजिए। कीर्ति जी, भूमाफियाओं से, अपहरणकर्ताओं से भरा हुआ उत्तर प्रदेश 2017 से पहले अगर कोई आता था तो उसको दिखता था। कोई भी व्यापारी इस उत्तर प्रदेश में आने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसको अपहरण का भय रहता था, अपहरण का भय रहता था। जो एमओयू साइन हुए, हत्या, लूट, बलात्कार और अपहरण का उद्योग अगर चलता था तो समाजवादी पार्टी के घराने से चलता था, समाजवादी पार्टी के घराने से चलता था। जौनपुर आज उनका सत्ता ऐसी देखिए, अभिनेत्री के सर में पत्थर लगा, उसका सर आज अगर बुलडोजर चल रहा है गाजीपुर से गाजियाबाद तक, तो उन समाजवादी पार्टी के गुंडों पे चल रहा है। अच्छा। और आगे भी चलता रहेगा। और 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। ठीक है। और ये साइकिल जो साइकिल आप जो हाथी दीजिए, लेकिन हाथी के साथ और कांग्रेस के साथ रह करके जो टूट चुकी है वो बनने वाली नहीं है। ठीक है विवेक जी, देखिए अब वो साइकिल टूट चुकी है। नहीं, हम तो धन्यवाद दे रहे हैं। साइकिल आपने तो मोटरसाइकिल से साइकिल पे ला दिया देश की जनता को। समाजवादी पार्टी की साइकिल अब चलने वाली नहीं है, ना ही अब ये देखिए विकास। 100 रुपए का पेट्रोल कैसे कंट्रोल होगा ये बता दीजिए कीर्ति जी। जनता त्रस्त ट्राई कर रही है योजनाएं। 100 रुपए का पेट्रोल कैसे आप बंद करेंगे? योजनाएं अंतिम पंक्ति तक पहुंच रही हैं, जन जन तक पहुंच रही हैं। आज अगर 2-2.5 करोड़ अगर आवास उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अगर गरीबों को मिल रहे हैं, गांव में जाकर के देखिए 10 करोड़ शौचालय अगर मिल बने हैं तो इस देश के अंदर बने उन गरीबों को, जिन महिलाओं को शाम को शौचालय की हालत, शौच के लिए जाना पड़ता था, शौच के लिए जाना पड़ता था। आज एक मुहिम चलाई, महात्मा गांधी जी का टाइटल लेने वाले मानसिकता से ये प्रदेश का विकास करेंगे। महात्मा गांधी जी शौचालय घोटाला क्या हुआ सुन लीजिए। एक शौचालय में घोटाले करने वालों को घोटाला ही लिखेगा। एक्सप्रेस में शौचालय में 4 लाख करोड़ का घोटाला करके लंदन में होटल खरीद लिया अखिलेश यादव ने। और वो बात करते हैं स्वच्छता की और वो घोटाले की बात करते हैं। पीएम केयर फंड का हिसाब देंगे। आज एक ईमानदार मुख्यमंत्री का हिसाब देंगे। आज एक ईमानदार मुख्यमंत्री और देश में ईमानदार प्रधानमंत्री है। बाजी ना ऐसे ही चालू रहेगी। एक दिन हम सबके विधायकों का पूरा चिट्ठा निकाल के रखते हैं सियासत में आगे से पहले और आने के बाद कितना बदलाव आ गया। एक दिन मैं इसमें जरूर करूंगी चर्चा। भाजपा में जाने के बाद विधायक गंगा की तरफ पवित्र बिल्कुल आय से अधिक संपत्ति का मामला भाजपा लेती कैसे ये भी जानना। आय से अधिक संपत्ति का मामला देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन दोनों के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। लाखों करोड़ों के घोटाले का मामला का विषय है, जांच का विषय है। अब वो अपराध है, एफआईआर हुई थी, जांच का विषय है। दलालों के माध्यम से चीनी मिल भेज दिए गए, आपके दलाली के माध्यम से चीनी मिल भेज दिए गए आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, मेरे पास देखिए 119 चीनी मिल अगर आज चल रहे हैं तो ये योगी जी के शासन में चल रहे हैं। और उन्हीं चीनी मिलों को बेचने का काम समाजवादी पार्टी ने दलालों के माध्यम से हुई है। आज वो दलाल दिखाई नहीं पड़ते। 2 रुपए की नोटिस पहुंचती है किसानों के घर।
समाजवादी ठीक पार्टी है। के दलालों की एंट्री बंद है, अरे इसीलिए ये यार सब बेचैन है। शब्द आपकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है। इसी वजह से आगामी चुनाव ठीक में है, समाजवादी पार्टी को जब जनता लाएगी ठीक है। तब आपको सत्यता भी समझ में आएगी। दूर दूर और तक मैं बधाई देता हूं आपको कि परिवारवादी आपने जनता को समाजवादी सत्य पार्टी दिखाया के लोगों कि को 100 कतई नहीं रुपए आने देगी पेट्रोल के जनता। बाद वो बाईसाइकिल पे ही आएगी, क्योंकि मोटरसाइकिल तो चलाने लायक आपने छोड़ा नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश इन गुंडों की सरकार को कभी नहीं मैं स्वीकार करने आपत्ति वाली। दर्ज करना चाहता हूं, अगर ये बार ठीक है। गुंडा संबोधित ठीक है करेंगे, विवेक जी, तो अब मैं इनके विवेक बाबा जी। राजनीति के ऊपर फिर तंज कसूंगा। विवेक जी, आप अपनी मर्यादा को बना लीजिए ना, आपको क्या करना। हाँ, वैसे गलती तो मेरी फिर है। बात खत्म हो जाती ना वहाँ पर। दो साल का रविदास बच्चा- जी की बात हो रही थी, 2 लेकिन साल का कितनी बच्चा भी जानता कि लाल ठीक है, टोपी लगा के ठीक जा है। रहा है तो गुंडा है। ठीक है। टोपी लगा के लाल टोपी विनीत लगा जी, के अगर आ एक रहा है तो शब्द गुंडा का है। एक लाल शब्द टोपी नहीं लगा के अगर कोई आ रहा है तो नहीं, गुंडा है। किसी की समाजवादी ठीक है, पार्टी की मेरे गद्दारी पास को समय की देखता कमी है। छोटे-छोटे आपको बच्चे नकार रही है। छोटे-छोटे बच्चे जानते देखिए हैं कि सुनिए, गुंडों की पार्टी है। शालीनता से डिबेट करने आती हूँ मैं, यहाँ अखाड़ा नहीं बनाना चाहती हूँ मैं अपनी डिबेट को। नहीं देखिए कीर्ति जी, विनीत जी यार, शब्दों की मर्यादा देखिए, मेरी डिबेट में बहुत मायने रखती ये है। मर्यादा लागेंगे मैं तो जवाब मैं मिलेगा। कह नहीं, रहा हूं, जवाब क्यों 3 बार- मिलेगा विवेक नहीं, जी? नहीं, आप अपनी मर्यादा को मेंटेन रखिए मैंने ना। 3 बार निवेदन किया इनसे कि आप लांघिए मत, लांघिए मत। मर्यादा कौन क्रॉस कर रहा है, ये ये जनता decide देख रही है ना, करेंगे तो गुंडा। आपको अपनी क्यों पार करनी नहीं है। तो ये बताएंगे हमें गुंडा और हम सुनते रहेंगे इस तरह नहीं, से नहीं, बैठ करके बिल्कुल, आप बन गए, नहीं, नहीं, आप आप किसी सुन- के बताने से बन गए। नहीं नहीं आप सुनिए नहीं, लेकिन अरुण यादव का ये ट्वीट अखिलेश यादव ठीक जी है, को मेरे पास पढ़ा समय की दीजिएगा। कमी है, मैं लास्ट किस- फाइनल लेना किस शुरू- तरीके का समाजवाद दिखाना चाहते हैं ठीक है। उन महिलाओं और बेटियों ठीक है। को गाली दिला करके। बिल्कुल, बिल्कुल। वो अखिलेश यादव को महिला- जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। यही 22 के चुनाव में जवाब आपको मिलेगा। मुंहतोड़ जवाब देगी और इनको। जवाब दिया जाएगा। यही महिलाएं और और बच्चियां इसी तरीके से दिया ये जाएगा। महिलाएं और विवेक बच्चियां जी, इनको जवाब देंगी। अत्याचार कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं, लास्ट बाइंड अप लेने से पहले बाइंड अप कर दूं? ठीक है, ठीक है, हर सवालों को जरूरी नहीं है कि सियासत मोड़ दे दी जाए और एक दूसरे पर कीचड़ उछाने लग जाए। थोड़ी शालीनता बनाते हुए अगर डिबेट को करें तो हम मुद्दों पर बात कर सकते हैं, और मेरी डिबेट में तो मैं बिल्कुल चाहती हूं। आशीष जी, क्या रोड मैप तैयार किया गया है आगामी चुनाव को लेकर? किस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है? बस मेरा आखिरी कमेंट मैं सबसे यही लेना चाहती हूँ। देखिए 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे पूर्व में भी मैंने अपनी बात में इस बात को रेखांकित किया कि हमारा उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश की छवि जो समाजवादी पार्टी के शासन में और भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो अपराध प्रदेश की बनी हुई थी, उसी छवि को प्रियंका गांधी जी उत्तम प्रदेश, खुशहाला प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता को, उनके युवा को, महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं को प्रदान करना तथा उनके हितार्थ में कार्य करने का संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने संभाला है। और 2022 का चुनाव हमें विश्वास है और प्रदेश की जनता के ऊपर पूरा विश्वास है कि चुनाव का नतीजा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा। रोड मैप क्या तैयार किया हुआ है? बात तो आप विकास की कर रहे हैं, विकास के पथ पर अखिलेश जी को बोलिए थोड़ा चलने लग जाए। देखिए हमारे पास रोड मैप तैयार है, मैं पिछले भी वक्तव्य में दे चुका हूं ऑलरेडी। हमारे पास सिर्फ एमओयू साइन कराने के बाद जुमलेबाजी करने का समय नहीं है। आने वाले आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी प्रदेश के विकास की रणनीति के साथ, मैं दोबारा ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिन सरकारी संस्थाओं की ऋण तोड़ने का काम मौजूदा वर्तमान सरकार ने किया है, सबसे पहले उनको दुरुस्त करते हुए इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन और सबसे ज्यादा जो बड़ा विषय है उत्तर प्रदेश में पुलिस को ही सुरक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश को सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारे सबसे मुख्य एजेंडे में है। क्योंकि आए दिन इनके कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी पुलिस के साथ उत्पीड़न और अत्याचार कर रहे हैं। के साथ विलय पर क्या मंथन? देखिए, विलय की आधिकारिक घोषणा अगर हमें किसी भी प्रकार से पार्टी द्वारा दी जाएगी तो वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। अभी तक मेरे पास आधिकारिक रूप से इस विषय पे कोई भी। ठीक है, ठीक है। विनीत जी, क्या कहना है आपका? देखिए रोड मैप बिल्कुल मैं यही बताना चाहता हूं, आरोप प्रत्यारोप नहीं। उत्तर प्रदेश में विकास की जो योजनाएं हैं जो तेज गति से चल रही हैं, उनको और तेज गति देने के लिए 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। फिर से एक बार जनता विश्वास करते हुए, क्योंकि जनता जानती है पूरे अक्षरशः संकल्प पत्र को अगर कोई लागू किया है तो माननीय योगी जी ने किया है। गांव, गरीब, किसान की
अगर जवानों की और युवाओं की, अगर उनके रोजगार की किसी ने चिंता की है, इस कोरोना जैसी महामारी के समय में भी अगर किसी ने चिंता की है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आने वाली है और समाजवादी पार्टी की जो 2017 से पहले, समाजवादी पार्टी की जो 2017 से पहले की जो लुटेरों की सरकार थी, वो सरकार दोबारा नहीं लाने वाली है। समय का अभाव है मेरे पास, माफ कीजिएगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज मेरे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो हमारे साथ थे विनीत शुक्ला बीजेपी नेता, साथ ही साथ विवेक पांडे सपा नेता और आशीष कोटारिया कांग्रेस नेता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए। तो आज की डिबेट का मैं अंत करती हूं, लेकिन बात फिर वही, भक्ति से मिलेगी क्या जीत की शक्ति और किसे मिलेगी ये भी 2022 के चुनाव में देखना अहम होगा। क्या दोबारा से रोड मैप तैयार करेगी ये सरकारें या फिर सिर्फ पूजा पाठ से ही इनका बेड़ा पार लग जाएगा। लेकिन इसी के साथ मैं जनता से भी ये अपील करना चाहती हूं कि विकास के मुद्दे पर बात करिए, सेंटीमेंट्स पे मत जाते हुए अपने विकास की बातों को लेकर इस बार वोट कीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं कीर्ति भंडुला फिर हाजिर होंगी किसी नए मुद्दे के साथ और ऐसे ही सवाल करते हुए आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ मौजूद तमाम पैनलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।